हे गाइस, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डार्क गुरुजी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, आई एम लिटरली सॉरी क्योंकि लेक्चर 2-3 दिन लेट चल रहा है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो चुका हूँ। पर चलो, लेट है लेकिन थेट होगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर रोज़ लेक्चर अपलोड होता रहेगा, ठीक है। तो चलो, आज एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर डिज़ाइन करके हम लोग लेकर आए आपके सामने। तो देखो, ये लेक्चर है ना, सीधा 11 सितंबर 2019 और 26 अक्टूबर 2011, मतलब सनोज राज और सुशील कुमार जी। देखो, ये दोनों के ऊपर ये लेक्चर डिज़ाइन करने की बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही लंबी सोच है। तो देखो, आपको पता चल जाएगा जैसा ही लेक्चर एंड हो जाएगा, क्योंकि किस हिसाब से और क्यों ये लेक्चर ऐसा डिज़ाइन किया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि कोई और आपके पास अच्छा टॉपिक है जो कि केबीसी के कंटेस्टेंट के लिए हर किसी को फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके ऊपर हम लोग लेक्चर बना देंगे, ओके। तो देखो, किस तरह से हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके हिसाब से कि क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना चाहिए, ये हमें सनोज जी बता रहे हैं। और यहाँ पे देखो कि भाई सुशील जी की जो पत्नी है वो बता रही है कि ज़िंदगी आखिर तो सितारा बना ही दिया आपने, जो मेहनत की, पढ़ाई की उसके ऊपर। और हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार के ये जो दो लाल हैं ना, लिटरली उन्होंने केबीसी पे राज ही किया है दोस्तों, धुम्मा चाहिए। क्योंकि जोक नहीं था, इतने सारे सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरह से उन्होंने फेस किया है। जो भी पेशेंस रखा है और किस तरह से फेस किया है, ये हम लोग देख ही लेंगे। चलो, तो देखो कि तैयारी किस तरह से हॉट सीट तक पहुंचने के लिए करनी चाहिए। उसमें से बहुत सारे सवाल हर किसी के माइंड में उठते हैं कि यार बुक कौन सा पढ़े, कोई शॉर्टकट मेथड है क्या, यार ये 10-12 के एग्ज़ाम की तरह हम लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे क्या जल्दी। तो देखो दोस्तों, इसके लिए ना कि मार्केट में से जो भी आपको बुक अच्छा लगता हो, जिसमें इसेंशियल नॉलेज हो, जैसे कि हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री, आई मीन सॉरी, हिस्ट्री मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स, वो जो भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे कि बायोलॉजी, वो जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसेंशियल, वो आप कोई भी ले लो एक। और दूसरा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, जैसा कि जिसमें हिस्ट्री हो, फिर जियोग्राफी हो, इकोनॉमी और पॉलिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स, और जिसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड हो, ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, आई मीन जो भी ऐसी किताब आपको मार्केट में मिलेगी जो आपको पढ़ने के लिए अच्छा है, वो प्लीज़ पिक कर लो और घर में आके पढ़ते रहो। क्योंकि मार्केट तो अभी थोड़ा बहुत तो खुलता रहता है, तो फिर ऑनलाइन देखो, या फिर आपके पास जो भी हो, फ्रेंड के पास हो, तो वहाँ से आप लोग उठा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन, कोई शॉर्टकट बिटकट तो है उसको जी। तो हर कोई चीज़ के लिए शॉर्टकट, जैसे हम लोग 10-12 या फिर जैसे हम लोग मतलब डिग्री एग्ज़ाम्स के लिए, सेमेस्टर के लिए पढ़ते रहते हैं कि यार कोई शॉर्टकट तो ढूंढते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो हमें टेंशन, प्रेशर्स बढ़ता रहता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों। क्या कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, क्वेश्चंस, वो हम लोग सीधा उठा के देखते हैं कि किस तरह से लास्ट ईयर को क्वेश्चंस पूछा है। चाहे फिर टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 12th का हो, या फिर डिग्री कोई सेमेस्टर का, चाहे फिर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड, एमबीए से आईआईएम से लेकर आईआईटी तक का, कुछ भी उठा के देखो। हम लोग को मतलब बेस्ट एक ऑप्शन यही रहता है कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी भी होती है, जैसे स्टेट की सिविल सर्विसेज, हम लोग सीधा क्वेश्चन पेपर ही हमारा एक बेस होता है दोस्तों। तो हमने इसीलिए कि ये जो दो क्वेश्चन पेपर है ना, एक सुशील जी 2011 में उनका मतलब करोड़पति का सीज़न होता, उन्होंने 5 करोड़ जीते थे दोस्तों। जो कि आज तक फिर दोबारा ये तो कोई रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि 5 करोड़ तक फिर चेंजेस भी बहुत हुए, वो भी हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चेंजेस हुए। पर 5 करोड़ तक उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, वो जोक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि लास्ट सीज़न जो 2019 में हुआ है, तो उसमें सनोज राज पहले ही थे जिन्होंने 1 करोड़ जीते थे।
और बाद में और 2 का कंटेस्टेंट्स है उनके बारे में भी हम आगे वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और इस तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि करोड़पति मतलब पहले इट्स लाइक ए क्वेश्चन पेपर, किस तरह से आ रहे हैं सारे के सारे सवाल और पैटर्न क्या चेंज क्या हुआ है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही 2011 का पकड़ा है और एक 2019 मतलब लास्ट ईयर का पहला। तो इसे कंपेयर करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने में आपको बहुत आसानी होगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे आपके माइंड में है ना कि क्वेश्चन का नज़रिया बैठ जाएगा, क्योंकि बाकी के देखो कोई भी आएगा कुछ भी बताएगा कि ऐसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन बनने वाला है, तो देखो दोस्तों वो क्वेश्चन देखिए तो भाई पता नहीं केबीसी का है या नहीं, ये पूछे भी नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा, आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ केबीसी की ही क्वेश्चन देखो, क्योंकि इतने सारे एपिसोड है 2011 से 2000 के लगभग स्टार्ट हुआ था। देखो कि जहाँ जब से केबीसी स्टार्ट हुआ, अगर वहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठाने में स्टार्ट करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत काफ़ी है। पर इतने सारे तो क्वेश्चन हम लोग कोई भी एग्ज़ाम पे प्रिपेयर नहीं कर सकते ना। एक समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसा बनता है, उसलिए हम लोग ये लेंगे। तो दूसरा ये मन में आता है कि यही क्यों करना चाहिए, ऐसा ही क्यों करना चाहिए, बराबर ना। क्योंकि दोस्तों दूसरा कुछ भी मत पढ़ो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ बार बार, मैंने पहले भी बताया फिर भी और एक बार बताता हूँ। क्योंकि देखो अगर आपने मार्केट में कोई क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में वही रहता है बहुत टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम वही पूछा हुआ क्वेश्चन आपके दिमाग में आता रहता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना ये चाहिए कि केबीसी के सिर्फ सवाल पूछे हुए आज तक के, वो भी सिस्टमेटिक एनालिसिस करके 360 डिग्री लिटरली अराउंड उसके घूम के कि किस तरह से हमें उसके देखा जाए, ये क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा है, पहले क्या पूछा था, आज क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या पूछने वाले। ऐसे हमारे दिमाग में हज़ारों सवाल वो क्वेश्चंस के देखकर खड़े होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि देखो एलिमिनेशंस मेथड क्या है, मतलब ये एलिमिनेशंस मेथड लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग यूपीएससी एमपीएससी या फिर कोई भी मतलब सिविल सर्विसेज हो, स्टेट सर्विसेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीजीएस एसएससी, मतलब ऐसे एग्ज़ाम में हम लोग एलिमिनेशन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना इसेंशियल नॉलेज है आपके पास उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर हम लोग देख लेंगे इसी लेक्चर्स में कि सुशील जी ने किस तरह से 5 करोड़ रुपीज़ का सवाल का जवाब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दिया। फिर सनोज राज ने भी कैसा यूज़ किया। मतलब एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब एक ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। उन्होंने भी 50 लाख का सवाल दिया था। और 2011 से लिटरली आज तक केबीसी में केबीसी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो भी हम लोग देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही मतलब इमिनेंट पर्सनैलिटी है लिटरली। सुशील जी ने जिस तरह से अपने हालातों से लड़कर एक नई मंजिल अपने सामने रखी थी और जिस तरह से वो उस पर मतलब हासिल की ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे है कि हम लोग शब्द में बयान नहीं कर पाएंगे कि जिस तरह से वो डिप्रेशन था हॉट सीट पे वो किस तरह से फेस किया। तो उसमें से एक लाइन थी उनकी ज़बान की, जब 3rd क्वेश्चन ही था शायद, हाँ तो हम लोग देख लेंगे आगे भी कि वो क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर है सुशील जी, तो उनको पूछा गया था कि कंप्यूटर के रैम के बारे में, वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, प्रोसेसर के बारे में सॉरी। तो उनको लिटरली लाइफलाइन लेनी पड़ी थी दोस्तों। तो लाइफलाइन लेने के बाद थोड़ा डिप्रेशन आया था क्योंकि तीसरा ही सवाल था। तो उनसे अमिताभ जी ने पूछा था कि सुशील जी क्या आप तो प्रोफेशन जॉब तो इस फील्ड में करते हैं, कंप्यूटर के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं रखते हो, ऐसा थोड़ा बोला था। तो उन्होंने कहा कि सर ज़िंदगी में इतनी असफलता देखी है ना, ये कॉन्फिडेंस कुछ रहा ही नहीं। अगर किसी ने भी थोड़ी भी ऊँची आवाज़ में बात की ना तो लिटरली मैं डर जाता हूँ, घबराता हूँ। मतलब ये इतने एक्सप्रेशन और इतने इमोशंस के साथ का है ना दोस्तों, लिटरली बहुत हर्ट होती है ये चीज़ और हम खुद में देखते हैं। और मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ऐसे बहुत बातें हैं सीख सकते हैं। सनोज राज जी भी बहुत ही बढ़िया बात किया है उन्होंने भी कि किस तरह से ज़िंदगी को भी देखना चाहिए। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको एक सजेशन दे दूँगा कि अगर आपके पास वक्त रहता है तो ये 2 एपिसोड तो देख लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि ये देखने ही चाहिए। जो भी करोड़पति की एपिसोड है बाकी का हर कोई तो नहीं देख सकता ना, तो ये तो देखने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है दोस्तों। ठीक है,
तो चलो अभी इस सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए और स्किप मत करिए। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो बाद में जब भी टाइम हो तभी लेक्चर देख लीजिए, पर जब भी स्टार्ट करोगे ना लेक्चर तो बीच में स्किप मत करिए प्लीज़। प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि ये ना बहुत बढ़िया लेक्चर है, आपको भी एक नज़रिया बदल देगा, केबीसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और सिर्फ आपके फ़ायदे वाले ही लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे, कुछ भी डालने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखो लाइफलाइन में क्या चेंजेस हुए 2011 से, और फिर क्वेश्चन पूछने में क्या हुए, वो प्राइस में क्या हुए, सारे डिफ्रेंशिएशन है ना, वो हम लोग देख लेंगे इसमें। तो देखो और एक बात कि लेफ़्ट साइड में जो भी आएंगे क्वेश्चंस वो सारे के सारे 2019 के होंगे, जो सनोज जी से पूछे थे, और ये 2011 के हैं, राइट साइड के जो है वो सुशील जी को पूछे थे, ठीक है। तो ये याद रखो अभी पूरे के पूरे लेक्चर ख़त्म होने तक। और आपको ये डिज़ाइन की तरफ से भी थोड़ा ये देखो, थोड़ा डिजिटली थोड़ा वेल मतलब इक्विप्ड दिख रहा है, थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। और ये थोड़ा सा मतलब अभी उस टाइम में तो इतना टेक्नोलॉजी 10 साल हो रहे लगभग, नहीं क्या दोस्तों। तो चलो देखो पहले क्या क्या हुआ था कि 3 सवाल मतलब लिटरली है ना कि एक से देखो 16 है और एक से देखो 13 है, तो उसमें 3 सवाल ऐड हो चुके हैं लिटरली अभी की है इसमें। और लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन 4 ही है, पहले भी 4 ही थे, पहले भी ऑडियंस था, पहले अभी भी ऑडियंस है। पर पहले फ़ोन की थी, मतलब आपने कोई भी दोस्त फ्रेंड हो या कोई भी अच्छा नॉलेज वाला बंदा हो तो उसका हम लोग कांटेक्ट दे सकते थे, ताकि वो हमें कोई ज़रूरत पड़ने पर उनकी राह ले सके। पर अभी क्या हुआ है कि अभी इसकी जगह उसका हटा के ना कि फ़ोन का तो कुछ हो नहीं रहा, 30 सेकंड की होती है, तो उसकी जगह फ्लिप द क्वेश्चन डाल दे, नई लाइफलाइन है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी फेवरेट एरिया होता है ऑडिशन के टाइम में आपको पूछा जाएगा कि आपका क्या है फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे आप कोई हिस्ट्री डाल सकते हो, कोई मतलब पॉलिटी इकोनॉमी, या फिर कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हो आपके फील्ड रिलेटेड, जो भी आपको अच्छा लगा हो। तो उसके बारे में आपको जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये लाइफलाइन लेंगे तो उसके बारे में उसकी सूची में से सवाल पूछा जाएगा। फिर एक्सपर्ट तो आज भी है। और ये जो डबल डिप की है, डबल डिप का तब मतलब ये था कि अगर ये लाइफलाइन लेते हैं ना तो हमें जवाब देना ही कंपलसरी था, तो अभी क्या क्या है 50-50 कर दे इसकी जगह से, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये चेंजेस है। और पहले क्या था 5 करोड़ तक का सवाल था, और ये कोई जैकपॉट विकपॉट तभी नहीं था, तो जैकपॉट तो अभी आया है, तो अभी ये 7 करोड़ का सवाल जैकपॉट है। और लाइफलाइन इसको हम लोग ले नहीं पाते, वो मतलब ले नहीं सकते, यही रूल बना है। क्योंकि देखो कि 5 करोड़ को है ना कि कैसे लाइफलाइन का सही इस्तेमाल करके सुशील जी ने जीते हैं ना, वो भी आप लोग देखेंगे आगे किस तरह से लाइफलाइन भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्या पूछा था कि एक छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक मुहावरा बनाइए, तिल का ताड़ बनाना। तो ये मैंने सीधा जवाब ही ले लिया, क्योंकि मुझे लगभग सिर्फ समझाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया दोस्तों। और इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट अरेंज दिस पीरियड्स ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा और सवा घंटा, मतलब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो वो लगा दिया ऑलरेडी। तो दोस्तों इसमें ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम कितने मतलब ये क्वेश्चंस का नाम ही है ना, देखो फास्टेस्ट फिंगर, मतलब जैसे हम उंगलियों पे गिनते रहते हैं ना बचपन से लेकर आज तक, कि कुछ भी मतलब फास्ट सा आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, कि यार विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हो बात बननी चाहिए, वो सवाल बनना चाहिए। तो मतलब बहुत छोटे छोटे सवाल रहते हो, पर बस तेज देखो ये सभी ने सही तो जवाब दिया है, पर इसमें चुना कौन गया है, सनोज राज्य हॉट सीट कब पहुँचने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट 3 सेकंड में जवाब दिया है। तो ये हमें करना है कि बहुत ही जल्दी, और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी प्रैक्टिस में के मैन इज़ परफेक्ट। तो हम लोग प्रैक्टिस करके उसको उस तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी बात कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे जो होते हैं ना, लिटरली 80% सवाल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि वही होता है कि बस क्रम लगा दो, फिल्म के नाम देंगे, कुछ भी ऐसा बता देंगे जो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में होगा, या फिर कोई मुहावरा जैसे फ्रेजेस ब्रेजेस होते हैं उस तरह से वो बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। और तो देखो तो 3 सवाल हम लोग देखते हैं केबीसी के पहले
क्योंकि 2019 में जो आए थे, क्योंकि पहले 2011 में नहीं, तो मैंने डिफरेंशिएट के लिए वो पहले 3 सवाल लेता हूँ। तो उसमें क्या है, फर्स्ट सवाल था द आउटर लेयर ऑफ विच ऑफ दिस फ्रूट इज़ वेरी हार्ड। मतलब क्या है कि देखो, मैंने हर कोई सवाल हिंदी में लेने का प्रयास किया है, पर कुछ गलती से आया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइस। तो मैं थोड़ा मतलब समझा दूंगा कि जो फल होता है उसके ऊपर जो मतलब सबसे हार्ड कवच किस फ्रूट के ऊपर होता है, किस फल के ऊपर। तो देखो, ये बेल दिया है, फिर ये संतरा दिया है, फिर एप्पल दिया है और ये डेट दिया है। तो इसमें बेल होता है दोस्तों। जैसा वो बेल मतलब बहुत ही रप टप रहता है, कहाँ से गिरा तो मतलब अगर वो सर पे गिरा तो सर भी फट जाएगा, ऐसा ही होता है वो, बहुत ही रप टप। तो इसका सही जवाब बेल है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे सवाल, तो देखो, ये विक्रम बेताल की कहानी के अनुसार विक्रम जब बेताल को लेने जाता है तो वो कहाँ पे होता है और किस स्थिति में होता है, लटका हुआ रहता है। तो कहाँ पे लटका हुआ है वो, जैसे छत पर, पेड़ पर, कुएं में, पंखे पर। तो वो तो आपको पता है दोस्तों कि वो पेड़ पर होता है, क्योंकि हम लोग ये विक्रम बेताल की जो सीरियल जो सीरियल आती थी वो हम लोगों ने देखे। ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या है, इनमें से किस कार्ड पर इसके धारक की जन्मतिथि अंकित होती है। तो जन्मतिथि देखो, सिम कार्ड तो मोबाइल में होता है, उसके ऊपर तो होता नहीं। एटीएम कार्ड तो वो तो बिल्कुल होता है नहीं। पैन कार्ड के ऊपर होती है दोस्तों, क्योंकि देखो हर किसी के पैन कार्ड पे उस पर पूरी डेट ऑफ बर्थ का डिटेल रहता है। और पोस्ट कार्ड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, ये सवाल मतलब इतना बताना ही आपको ये नहीं था। अभी इसका एनालिसिस कैसे करेंगे कि ये सवाल क्या है। तो देखो इसका एनालिसिस, देखो दोस्तों, बेसिक है, ये प्लांट के ऊपर से रहते हैं, फ्रूट्स के ऊपर। मतलब डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से लेकर, या फिर कोई फेवरेट सीरियल्स हो, वेब सीरीज़ हो, मतलब कुछ भी जैसे इस्तेमाल करने वाले डेली लाइफ के, उसके ऊपर ये सवाल बनते रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी आप मतलब प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर एनिमल्स हो, वो उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, नाम हो या कुछ हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, ऐसी चीज़ें। जैसे कंप्यूटर हो, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी सवाल आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, ये 5000 का सवाल से अभी डिफरेंशिएट आना शुरू होगा सवाल। तो देखो, मैंने जैसे बताया, लेफ्ट साइड में सनोज जी के क्वेश्चन होंगे, राइट साइड में सुशील जी के होंगे। तो आप स्क्रीन मतलब सवाल देख के भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो, विच मूवी इज़ दिस, मतलब यहाँ पे ना एक स्क्रिप्ट दिखाई थी, सॉरी, वो छोटी सी एक क्लिप दिखाई थी। तो वो मैं आपको डालने वाला था, पर सॉरी वो गलती से रह गए। तो विकी डोनर की थी दोस्तों। मतलब ये आपके दिमाग में अभी सवाल उठेगा, यार ये कोई भी इतने सारे मूवीज़ है, हम लोग कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे, और कुछ भी पूछ सकते हैं क्या ऐसा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सवाल कैसा बनता है, तो मैं आपको एक क्लियर करना देता हूँ कि जो भी आपके मतलब फेवरेट मूवीज़ हो, आपको पूछते रहते हैं आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके फेवरेट एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तो उसमें आप जो भी डालोगे ना, तो उस हिसाब से पूछ लेंगे। जैसे सपोज एग्ज़ाम के लिए आपने अगर आमिर खान जी का नाम डाल दिया कि मेरा फेवरेट एक्टर आमिर जी, तो उनके मूवी के बारे में पूछ लेंगे। लगभग वैसा ही होता है। मतलब कुछ भी पूछेंगे तो यार हम तो इंसान हैं, हम तो कंप्यूटर थोड़ी है, सारे के सारे फिलअप कर देंगे। वी आर नॉट ए मशीन्स और वी आर नॉट ए रोबोट। तो ऐसा सवाल नहीं बनता दोस्तों, मतलब रिलेवेंट ही होते रहते। ठीक है। तो देखो, 5 का सवाल देखते हैं। पहला सवाल था ये सुशील कुमार जी को, विच ऑफ दिस फ्रेजेस मीन्स बेवकूफ़ बनाना। मतलब बेवकूफ़ बनाना किसे कहते हैं। जैसे ऑप्शन है जूते फेंकना, फिर नोट लहराना हवा में, जैसे कोई टोपी पहनना हो, और उपवास करना। तो दोस्तों, बेवकूफ़ बनाना मतलब टोपी पहनना ही है। क्योंकि देखो, किसी को अगर हम लोग बेवकूफ़ या फिर दूसरी भाषा में से उल्लू बनाना भी हो सकता है, टोपी पहनना होता है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत एक अच्छा वाकिफ़ है, मतलब एक कन्वर्सेशन होता है अमिताभ जी और सुशील जी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, पर इतना अच्छा है ना कि सुशील जी को पूछा था क्या आपने कभी किसी को टोपी पहनाई है, तो वो इतने मतलब हंसते और इनोसेंट की तरह जवाब दिया था कि सर टोपी तो हमें ही पहन के जाते, मतलब मैं ही पहना हुआ हो टोपी बहुत सारी। चलो, आपको लगेगा ये तो बहुत टाइम पास कर रहे हैं, पर सॉरी दोस्तों, अभी नहीं करूँगा, कंट्रोल करूँगा थोड़ा।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे का क्या सवाल है, आइडेंटिफाई द स्पीकर। ये कितना होगा, 10,000 का सवाल होगा। देखो आइडेंटिफाई द स्पीकर, इसमें भी सॉरी दोस्तों मैं क्लिप डालना भूल ही गया, वॉइस की क्लिप थी। तो अमित शाह जी की आवाज़ थी, जो 370 आर्टिकल था ना दोस्तों, मतलब 5 अगस्त 2009 को, मतलब ये एपिसोड होने से पहले एक मंथ की बात थी, जो 370 आर्टिकल हटाने के बारे में अमित शाह जी ने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में। उसकी ही छोटी सी थोड़ी सी क्लिप वो वहाँ पे सुनवाई थी, तो उसके बारे में है। तो मैंने तो बता कि आपको है ना कि दोस्तों यूनियन मिनिस्टर हो या फिर आपके स्टेट लीडर हो, और जो भी मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, उनकी आवाज़ के बारे में थोड़ा, क्योंकि हम लोग सुनते रहते वो बताते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में भी पूछते रहते। ठीक है, ये देखो अमित शाह जी है, जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो कि 370 तो हटा के रहेगा, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है दोस्तों, और ये माननीय हमारे होम मिनिस्टर भी है, तो आर्टिकल 370 के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, आपको है ना कोई पार्टी का लीडर पसंद हो या ना पसंद हो, उसमें कोई बात को हमें लेना देना नहीं है। हमें पढ़ाई का मतलब है, हमें करोड़पति बनने से मतलब है। तो कोई अच्छा लगे ना लगे, चाहे आपको अमित शाह जी अच्छा लगते तो उसके बारे में जानना है, फिर आपको लालू जी अच्छे नहीं लगते तो, या फिर नीतीश कुमार जी अच्छे लगते तो उसके बारे में नहीं जानना है, या फिर केजरीवाल अच्छा लगता है तो उनके बारे में जानना है, या फिर मोदी जी अच्छे लगते हैं नहीं लगते, ऐसा कुछ मत करो। सबके लिए पढ़ना है, यूनियन मिनिस्टर है तो कुछ भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे आपको, और पढ़ाई करनी है। हर बार हर एक लीडर के बारे में आपको पते होने चाहिए, जो भी टॉप लीडर्स है। ठीक है दोस्तों, और एक बात कि यहाँ पे क्या है कि देखो यूनियन मिनिस्टर, लोक नेता, लीडर, स्टेट लीडर, और आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक सवाल था 2005 का, 2011 का तो मैं भूल ही गया। तो देखो सुशील जी को पूछा गया था कि कंजक पूजन और कन्या पूजन इज ए रिचुअल एसोसिएटेड विथ विच हिंदू फेस्टिवल, मतलब ये जो परंपरा है किससे रिलेटेड है। कन्या पूजन जो होती है तो वो नवरात्रि फेस्टिवल में होती है दोस्तों, बराबर ना। तो ये सवाल था, वो आर्ट एंड कल्चर में, जैसे यूपीएससी के बच्चे हो तो उन्हें तो कोई बात नहीं, पर अगर दूसरे को तो आर्ट्स एंड कल्चर, मतलब हर एक स्टेट का एक कल्चर होता है, तो उसके बारे में भी सवाल बनते हैं। तो देख लेते हैं कि आगे अगर कुछ टाइम मिला तो सेपरेट भी लेक्चर हम लोग आर्ट कल्चर पे बताए थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं केबीसी पे उसके बारे में। तो फिर क्या, कारगिल युद्ध के दौरान किस अधिकारी की पॉइंट, कारगिल युद्ध के दौरान किस अधिकारी ने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कोड संदेश के रूप में ए दिल मांगे मोर का इस्तेमाल किया। तो देखो दोस्तों इसमें अगर हम लोग देखे जाएंगे तो विक्रम बत्रा, मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा जी उनका नाम है, उन्होंने किया था। तो इस पे मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर कि दोस्तों कि जो भी वार्स हुए हैं इसमें जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है, अवार्ड विनर हो, जिनके ऊपर मूवी बना है, देखो बॉर्डर भी मूवी ऐसा ही बना है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में ना थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल बनते हैं। तो फिर विज्ञापन स्लोगन, देखो मैंने बताया था ना, ये जो फर्स्ट लाइफ लाइन सुशील जी ने ली थी तो कोई यहाँ ले ली थी। ये जो विज्ञापन स्लोगन, इंटेल इनसाइड का संबंध कंप्यूटर से किस उपकरण से था, तो उसका और आंसर प्रोसेसर था। तो उन्हें नहीं पता था, क्योंकि ये अंदर की बात है, वो तो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर थे, तो वहाँ पे वो बात हुई थी जो मैंने बता दी थी। ठीक है, तो जो देखो आप जो भी जॉब करते हो या फिर डिग्री कंप्लीट है, तो उसके बारे में तो सवाल आना वाकई भी है, वाजिब भी है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना कि आपके डिग्री रिलेटेड भी थोड़े से सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी रखो, जॉब के बारे में भी, वो भी आपको फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो उन्होंने ऑडियंस की वो लाइफ लाइन ले ली थी दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट सवाल है, फॉर एक्सलेंस इन विच ऑफ दिस फील्ड इज़ द बोरलॉग अवार्ड गिवन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, पर यहाँ पे क्या हुआ था कि दोस्तों सनोज जी ने यहाँ पे लाइफलाइन यूज़ कर दी थी, क्योंकि बोरलॉग तो शायद उन्होंने गलत या फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया उनसे, तो उन्होंने ऑडियंस की लाइफलाइन ले ली थी। और
ऑडियंस से तो जवाब आया था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन्हें बाद में समझ में आया कि यार हाँ, बोरलॉग का मतलब क्या है। तो बोरलॉग का मतलब है कि नॉर्मन बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट, सॉरी, मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना दोस्तों 1970 में, तो वो पर्सनैलिटी थी दोस्तों। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो नॉर्मन बोरलॉग की वजह से हुआ था। तो वो उन्हें बाद में याद आया था। पर देखो दोस्तों, रात गई बात गई, उस हिसाब से लाइफ लाइन तो लेनी है, तो सोच समझ कर दोस्तों थोड़ा देखो। 60 सेकंड का वक्त मिलता है, पहले पहले 45 रहता है, फिर 60 सेकंड रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप है ना थोड़ा सा सोचो और कंफ्यूज मत हो। हॉट सीट पर तो रहता है वो, मतलब आप बोलोगे यार कहने में तो आसान है पर करने में बड़ा मुश्किल है। देखो होता है वैसा है, पर देखो प्रैक्टिस करोगे खुद को, अगर आप लोग वहाँ बता रहेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा तो होता रहता है। फिर देखो ये मिथिला एंड मधुबानी आर आल्सो नेम्स ऑफ विच काइंड ऑफ फोक आर्ट। तो ये सवाल था सुशील जी का। तो इसमें ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, फिर फोक सॉन्ग्स। तो इसका आंसर है दोस्तों पेंटिंग। क्योंकि देखो ये आपको तो पता होगा कि सुशील जी है ना बिहार के हैं, तो पेंटिंग है ना, ये जो मधुबानी और मिथिला होती है वो बिहार की है, स्टेट की है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि केबीसी कुछ भी सवाल नहीं पूछते, आपके स्टेट के बारे में पूछा है, मतलब आर्ट्स एंड कल्चर में ये सवाल आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो याद रखो। जैसे मैंने बताया कि देखो ये अभी ना कि बोरलॉग मतलब उनके नाम के ऊपर ही अवार्ड बना है। तो जैसे कि नोबेल, नोबेल भी एक पर्सन का ही नाम है, उनके ऊपर ही मतलब ये पूरा का पूरा नोबेल प्राइज़ है। उन्होंने जो भी प्राइज़ देता है, मतलब स्वीडन कंट्रीज देती है, तो पूरा का पूरा ऐसा ही वो बना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नोबेल की पूरी जानकारी तो नहीं बता सकते, पर कि किस टाइम में शुरू हुआ नोबेल प्राइज़। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। और ऐसे ही किस किस नाम के व्यक्ति हैं जिनके नाम से अवार्ड दिए जाते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर्स मैंने तो बताया था कि ये पूरा का पूरा इसके बारे में है दोस्तों। पंचेत, तिलैया, मैथुन एंड कोनार डैम्स आर ऑल द पार्ट ऑफ विच एंटिटी। तो दोस्तों ये दामोदर वैली कारपोरेशंस का है, जो झारखंड के और वेस्ट बंगाल के नीचे से वो वेस्ट बंगाल का बंगाल का जो सी है उसमें जाके दामोदर जो रिवर है वो मिलती है, उसके ऊपर दामोदर वैली कारपोरेशन से डैम्स है, उसके छोटे छोटे डैम्स है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सीधी ये बात है कि डैम रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब थोड़ा तो जियोग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक सवाल पूछा था ब्रह्मपुत्रा के बारे में, याद है कि वो किस स्टेट में एंटर करती है जैसे भारत में आती है। तो जैसे वो सीधा है ना कि ये देखो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, फिर आसाम, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है, फिर बांग्लादेश से गुजरते हो सीधा समुद्र पे जाते हैं, बराबर ना। एक सेकंड ना दोस्तों, ओके थोड़ा जूम हो गया था। और देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मतलब लगभग है ना 80,000 का सवाल था उस टाइम पे। तो अभी तो वो छोटे छोटे सवाल बनते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, तो सवाल वही है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो गया है। तो फिर मैंने जैसे बता दिया था कि लीडर और यूनियन मिनिस्टर के बारे में जानना चाहिए। लालू जी की क्लिप थी पार्लियामेंट की, जो थोड़े कॉमेडी स्टाइल में इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो दिखाई थी और पूछा गया था कि हुज वॉइस इज़ दिस, मतलब एक किस नेता की आवाज़ है। तो सुशील जी ने सही पहचाना था, लालू जी को कौन पहचाना है। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, उनका तो वो नारा तो दोस्तों आपको याद ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड के बारे में बचा था, विच डिसीज़ वॉज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड। तो स्मॉल पॉक्स था, कोलेरा चूज किया था। तो उन्हें सनोज जी को तो ये सवाल का जवाब पता नहीं था, उन्होंने इसलिए फ्लिप द क्वेश्चंस की लाइफ लाइन ले ली थी दोस्तों। तो अभी भी देखो कोरोना है,
वो भी करंट अफेयर रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। बहुत सवाल है ना करंट अफेयर रिलेटेड ही होते हैं। तो करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में पैदा हो सकता है ना। तो देखो एक काम करो कि करंट अफेयर है ना कि लास्ट एपिसोड जहाँ ख़त्म हुआ है केबीसी का, वहाँ से स्टार्ट करो। मतलब सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हुई है, इंसिडेंट हुए हैं, चाहे स्टेट में हो, फिर नेशन में हो, अपने मतलब देश में हुए हो, और फिर वर्ल्ड वाइड भी पकड़ लो। क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट जैसे मैं आपको बता दूंगा कि ईरान में है ना, लास्ट टाइम अमेरिका ने देखा होगा कि उनके जो दूतावास पे हल्ला किया था अमेरिका के, तो सुलेमान की हत्या की थी ईरान के। वो पूरा हत्याकांड मतलब बहुत बड़ा था। मीडिया वाले तो पूरे लगे थे कि जैसा कि थर्ड वर्ल्ड वार ही होने वाला है। तो चलो वो छोड़ देते मीडिया का। तो अभी देखो आगे अभी क्या हो सकता है। कोरोना के बारे में तो बहुत सारे सवाल आएंगे। कोरोना मतलब डिसीज़ के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में तो सवाल बनेगी ही बनेंगे। तो हमें है ना ये पूरी जानकारी प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। तो हम लोग भी उसके ऊपर एक लेक्चर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा का अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्लिप द क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे क्या पूछा था। और उन्होंने करंट और वर्ल्ड अफेयर का फेवरेट लिस्ट में डाला था, तो वह देखेंगे आगे। तब तक कि पहले ये भी देखेंगे कि सुशील जी को कौन सा था। देखो सुशील जी को मुअम्मर गद्दाफी वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ कंट्री फ्रॉम 1969 टू 2011। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये लीबिया के है। सॉरी मैं यहाँ पे ऑप्शन देना ही भूल गया दोस्तों। ये लीबिया कंट्री के है, जो साउथ जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे ये लीबिया कंट्री के लीडर है दोस्तों। वहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही देंगे कि आजू बाजू के कंट्री जैसे इजिप्ट देंगे, ट्यूनीशिया देंगे, फिर सूडान बिदान, ऐसा ही ऑप्शन था कुछ। पर लीबिया के लीडर है। मतलब देखो ये सुलेमान के रिलेटेड, जैसा कि अभी हो है ना कि बहुत एक इमिनेंट पर्सनैलिटी थी उनके देश के लिए। जैसे हम लोग उन्हें टेररिस्ट ही कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, मगर देखो हर एक कंट्री का वो अपना अपना लीडर होता है दोस्तों, उनका काम करता है, तो उसके हिसाब से वो देखा जाता है। तो देखो कि ऐसा पढ़ो एक करंट अफेयर में भी, ताकि आपको उसकी भी हेल्प हो जाए। ये देखो करंट एंड वर्ल्ड अफेयर का सवाल ये था कि अंडर विच ऑफ दिस इनिशिएटिव डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एन एनुअल सपोर्ट ऑफ RS 6000 फार्मर्स। मतलब देखो दोस्तों वो जो PM किसान सम्मान निधि होती है ना, वो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस था तब। मतलब नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, तो किसान सम्मान निधि के बारे में तभी सवाल पूछ लिया था। तो मतलब दोस्तों ना कि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट प्रिपेयर करना ओरिजिनेट किया है। आपको सवाल होगा यार करंट कहाँ से पढ़ लेंगे। तो देखो दोस्तों न्यूज़पेपर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी आपको, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज में जो भी आपको, हिंदी में भी जो भी अच्छा न्यूज़पेपर लगता हो, पढ़ने में आपको आसानी हो, अच्छा लगता हो, वहाँ से ही न्यूज़ उठाया करो। या फिर PNB तो होता ही है, मतलब गवर्नमेंट के न्यूज़। पर चलो अच्छे अच्छे न्यूज़ जो होते हैं ना कि मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, हर एक न्यूज़पेपर वो कवर करता ही रहता है। तो आप, मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज़पेपर एक पढ़ा तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर PM किसान का किसान निधि का क्वेश्चन था। और 2011 में क्या पूछा था दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले अंधेरी नगरी। तो जो कोई साहित्य रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब लिटरेचर रिलेटेड कंप्लीट, तो उनका ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी से समथिंग हुआ था। और तो साहित्य रिलेटेड ही सवाल, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन या फिर 10th-12th में जो भी टॉपिक पढ़े होते हैं सब्जेक्ट्स, तो फिर वो थोड़ा राइटर बारे के में पूछते रहते हैं, लिटरेचर के बारे में। तो जो कोई इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जवाब था। तो मैं चाहता हूँ कि आपने भी अगर हिंदी लिटरेचर में पढ़ाई करते हो तो थोड़ा ये जानकारी तो आपके ऐसे भी होती है, ऐसे भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 6,40,000 को। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया मूल रूप के किस राज्य से है। तो देखो वो टाइम भी एक करंट अफेयर रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यू पार्टी फॉर्म की थी, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, फुटबॉल में थे शायद। वो अच्छी तरह से देखो, बहुत ही बढ़िया तरह से सनोज जी ने उसका जवाब दिया था, क्योंकि पूरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर वो एक फुटबॉल प्लेयर थे और अभी पार्टी किए,
तो सिक्किम विक्किम ऐसा रिलेटेड लॉजिक लगा रहे थे, क्योंकि मिज़ोरम तो वो नहीं थे। वो भी थोड़ा सा सही है, मतलब थोड़ा भी आप इसेंशियल सुना होगा तो आप ऑप्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा सुशील जी को पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011-12 यूनियन बजट पीपल ओवर व्हाट एज आर कंसिडर्ड वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब वेरी सीनियर सिटीजन्स के किस उम्र के लोग होते हैं, वो 2011-12 के बजट में पूछा था दोस्तों। मतलब वो जो 2011-12 के बजट के हिसाब से सवाल था। यूनियन बजट दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सवाल तो बना है इसके ऊपर। 6,40,000 बहुत होते हैं, तो 80 इसका जवाब है। सीनियर सिटीजन तो 60 के ऊपर पकड़ते हैं हम लोग, पर वेरी सीनियर है ना तो 80 के ऊपर रहते हैं। तो उस बजट के हिसाब से है दोस्तों, हर एक बजट में हर एक डेफिनेशन बदलती रहती है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मतलब मैं इसलिए आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप है ना थोड़ा यूनियन बजट के बारे में पढ़ो। मतलब पूरा बजट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे प्रिसाइज हो, जहाँ पे भी आपको एक अच्छे से सार मिले, नहीं तो हम लोग भी बता देंगे यूनियन बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पर आप भी पढ़े तो अच्छा होगा। देखो अगला सवाल क्या है कि रामायण के अनुसार दशरथ के कौन से मंत्री राम को वनवास के लिए अपने रथ में लेकर गए थे। तो दोस्तों उसका आंसर तो सुमंत्र है, क्योंकि ये तो बचपन से हम लोग ने पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, तो इसलिए हम लोग आराम से देते हैं। क्योंकि देखो ये मंत्री है, जब पूरी अयोध्या रो रही थी दशरथ जी वो, तब वो छोड़ने के लिए गए थे, तो ये तो पूरे मन में होता है। पर अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि यार हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये तो मतलब कुछ याद नहीं है। तो दोस्तों अभी क्या करो कि जो भी मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना, जैसे रामायण हो या फिर महाभारत हो, तो फिर उनके बारे में ना ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि कैरेक्टर्स क्या क्या थे, वो जहाँ भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी ना वहाँ से उठा ले लो। नहीं तो अगर उसके ऊपर भी लेक्चर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ताकि मैं एक पूरा एक अच्छा लेक्चर ही डिज़ाइन कर पाऊँ हमारी टीम उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बता दो मुझे। ओके दोस्तों, तो मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। और 12,50,000 बहुत होते हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन है ना धार्मिक ग्रंथ का 2011 में लिटरली दोस्तों 50 लाख को पूछा है, सुशील जी को ही। आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा तो कुछ होने वाला है। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया अमाउंट आपको जितवा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है, स्पोर्ट रिलेटेड। आफ्टर सचिन तेंदुलकर विच इंडियन बैट्समैन हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब सचिन के बाद किस बैट्समैन ने, इंडियन क्रिकेट बैट्समैन ने ज़्यादा रन किए हैं टेस्ट में। तो राहुल द्रविड़ है, उन्होंने उस टाइम में आपको तो पता होगा कि टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, तो न्यूज़ में थे, करंट अफेयर में थे, करंट न्यूज़ में थे उस टाइम 2011 में, तो उसकी वजह से वो सवाल बना था। तो स्पोर्ट में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और स्पोर्ट का ही सवाल 2019 में कितना डेप्थ में पूछा है 7 करोड़ का, वो भी आप लोग देखेंगे आगे। तो स्पोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और देखो जम्मू और कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने का श्रेय मुख्य रूप से इनमें से किस शख्सियत को दिया जाता है। तो वीके मेनन, भीमराव अम्बेडकर, हरि सिंह, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों ये सवाल भी एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करके सनोज जी दे रहे थे, और उस टाइम में उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी न्यूज़ में थे, शायद पढ़ा था कि वो 370 के अगेंस्ट थे। तो दोस्तों मैं ये सवाल कैसा बना, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि वो करंट था। जैसे मैंने 370 आर्टिकल बताया ना कि वो हटा दिया था 5 अगस्त को, बहुत ही मतलब वर्ल्ड वाइड से लेकर हर कोई देश के बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि यहाँ तो कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मलाला पाकिस्तान जी जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, उन्होंने भी शायद कुछ गलत कहा था, तो उसके बारे में भी वो बहुत ही मतलब न्यूज़ इतनी फेमस हो गई थी ना 370 आर्टिकल के। तो वहाँ की जो जड़ है किस तरह से बनाया उसके बारे में सवाल पूछा है तो दोस्तों सीधा सीधा। तो देखो ये जो भी यूपीएससी के कैंडिडेट है उनके लिए तो बहुत ही आम क्वेश्चन है ये।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर करते हैं, स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी हो। तो वो तो ये सवाल का जवाब फट कर मतलब 2 सेकंड से दे सकते हैं थोड़ा सोच कर, तो उन्होंने भी वो दे दिया जवाब, क्योंकि उनके दिमाग में एन गोपाल स्वामी अयंगर ही थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे वो जम्मू एंड कश्मीर के। तो उसकी वजह से उनके पास ही वो था, और बहुत ही मतलब नेहरू की थोड़ी मर्जी भी थी, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करते थे, जम्मू एंड कश्मीर के एन गोपाल स्वामी अयंगर, तो उन्हें वो थोड़ा नज़दीक मानते थे और उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे है ना सनोज जी ने लाइफलाइन यूज़ की 50-50 एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन कंफर्म करने के लिए, क्योंकि 25 लाख का सवाल है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपके एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्म नहीं होते हो ना तो थोड़ा टाइम ले लो यार, कहाँ कुछ नहीं जाने वाला, धीरे धीरे एलिमिनेट करो। और भी आपको अगर श्योरिटी नहीं आ रही है ना तो लाइफलाइन यूज़ करो। अगर गलती से भी गलत हुआ और सीधा निकला तो लाइफलाइन क्या घर में लेकर आने वाले हम लोग तो नहीं ना, तो उसकी वजह से यूज़ करना चाहिए लाइफलाइन जब आप कंफ्यूज हो, श्योर नहीं हो। तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन था उनका, कंफर्म के लिए उन्होंने ले लिया और फाइनली एन गोपाल स्वामी अयंगर का जवाब दे दिया और 25 लाख जीते थे। तो ये भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी 25 लाख का यहाँ पे, पर वो 2 साल पहले था उस टाइम का, क्योंकि 2011 का है। तो 2008 में आपको तो पता है कि 26/11 हुआ था, मुंबई में हल्ला हुआ था। तो उसके बारे में ये ना कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी टेरर के मामले में, क्योंकि बहुत फेमस हुआ था मुद्दा, शायद आपको भी याद होगा। पूरे के पूरे मतलब देश में बहुत एक निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, कि उसकी वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी थी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, विच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज फाउंडेड इन 2009 एंड गिवन स्पेशल पावर्स टू प्रोब टेरर क्राइम इन इंडिया। तो ये ना है। तो देखो सुशील जी को यहाँ पे क्या था कि सिर्फ उन्होंने NI ये नाम उनके दिमाग में था, उस लॉजिक से उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सिलेक्शन किया था। तो देखो दोस्तों, वो भी एक एश्योरिटी होती है अपने दिमाग में कि यार क्या था क्या नहीं, तो मतलब थोड़ा भी है ना क्लू मिलता है तो आप सही आंसर पे पहुंचते हो। आगे बढ़ते 50 लाख का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखो 50 लाख का क्वेश्चन सनु जी को पूछे है, 1924 में क्वांटम भौतिक पर सत्येंद्रनाथ बोस के लेख का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम लोग आसानी से अभी जवाब दे सकते हैं दोस्तों। पर उस टाइम में जिस तरह से कि सनोज राज जी ने विदाउट एनी लाइफलाइन या सवाल तक पहुँचे ना, जवाब तक पहुँचे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड इस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कंफर्म था कि कार्ल बेन जो है वो तो कोई इनोवेशन रिलेटेड है, मेरी क्यूरी तो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड है, मैक्स प्लैंक तो केमिस्ट्री का कांस्टेंट है, और ये तो मतलब कार भी बनाने वाले। तो उनको बस एक ही ऑप्शन लग रहा था कि रिसर्च में काम तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, और वो सत्येंद्रनाथ के अच्छे एक दोस्त मतलब फ्रेंड भी थे, साथ में भी काम किया था उन्होंने। मतलब ऐसा दिमाग में चला के बेस लॉजिक्स लगा के एक एक ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट करके वो अल्बर्ट आइंस्टाइन पे पहुंचते। यही सही तरीका है दोस्तों, केबीसी को या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी हमें फेस करने का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यही है। अगर अपने पास इसेंशियल नॉलेज है तो इस तरह से ही ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो 12,50,000 का क्वेश्चंस पूछा था 2019 में, वो उस टाइम 2011 में दोस्तों ये 50 लाख का है, लगभग मतलब 3 टाइम्स। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण महाभारत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में सवाल देखो कि हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन से एक अप्सरा और एक ऋषि की बेटी थी? तो शकुंतला थी। ये भी सवाल सुशील जी ने पढ़ा था, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं तो उससे वो हमें सवाल निकल ही जाता है। तो उन्होंने भी बड़े आसानी से इस सवाल का विदाउट लाइफलाइन जवाब दे दिया था दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ का सवाल देखते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 करोड़ का सवाल सनोज जी को आता था क्योंकि कंफर्म था, पर लाइफलाइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ना, क्योंकि बचा कर क्या करेंगे, 7 करोड़ को तो हम लोग यूज़ नहीं करते। कि देखो दोस्तों, पहले ना कि 5 करोड़ के लिए लाइफलाइन करना अलाउड था यूज़ करना,
पर पता नहीं वो लोगों ने क्यों ऐसा किया है, शायद डर था होगा, क्योंकि देखो अभी 3 करोड़ में 3 विनर हो गए, तो सुशील जी ने एक नहीं 5 करोड़ ले गया था। आखिर ये कोई समाज सेवा तो है नहीं दोस्तों, आखिर ये टीआरपी होती है उनका, ये बहुत बड़ा मतलब ये बिजनेस मॉडल होता है दोस्तों। चलो उससे वो छोड़ दो, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइफलाइन है ना, अभी 7 करोड़ के सवाल को हम यूज़ नहीं करते, इसलिए सनोज जी के पास ये जवाब उनको पता था। जस्टिस रंजन गोगोई है जिनके पिताजी के एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, पर उन्होंने क्या किया कि लाइफलाइन यूज़ किया। चलो क्यों ना मतलब छोड़ दे। जैसे कि देखो अमेरिका में जैसा एक शो मतलब हु वांट्स टू बी मिलीनियर है, तो उसमें क्या हुआ था कि वो लाइफलाइन अभी बचा कर क्या करेगा, तो उसने इसलिए लिया था लास्ट लाइफलाइन कि वो अपने पापा को बता रहे थे, फादर को बता रहे थे कि देखो मैं अभी यहाँ से मिलियन मतलब 1 मिलियन जीत चुका हूँ और मैं घर पर लेके आ रहा हूँ, तो आप रेडी रहिए। उसके लिए उन्होंने लाइफलाइन ले ली, तो इतना फेमस हो गया था लिटरली वो लाइफलाइन का केस, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस तरह से यूज़ किया उन्होंने भी और यहाँ भी सनोज जी ने, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो ऐसा याद रहता है वो हर किसी को, ठीक है। तो चलो आप बोलोगे कि यार ये मेरे कभी इसमें छोड़ो, वो जैसे इंटरलिंकिंग बातें आएंगी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइस, आपका टाइम थोड़ा ले रहा हूँ। पर तो देखो 1 लाख का सवाल यहाँ पे क्या था। 2011 में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शादी में बतौर दहेज कुछ गज कुछ गज खादी के अलावा क्या स्वीकार किया था। तो दोस्तों भगवत गीता, खड़ाऊ, गांधी टोपी, चरखा, ये ऑप्शंस थे। तो सुशील जी को इसका जवाब उस टाइम में बिल्कुल पता नहीं था दोस्तों, सच में पता नहीं था, उन्हें भी कन्फेस किया था। तो सीधा लाइफलाइन यूज़ किया था और चरखा जवाब एक्सपर्ट ने बताया था। और वो बाद में बताते भी है कि सर जी मैं लखपति था पर आपने तो मुझे करोड़पति बना दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज उन्होंने यूज़ भी की थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था वो सुन के भी। और बहुत डिसेंट है वो पर्सनैलिटी दोनों भी, आप एक बार देख लो एपिसोड थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि अच्छे इंसान को ज़िंदगी में भी हम लोग उतार सकते हैं दोस्तों, जो मैंने बताया था अभी। तो एनालिसिस के लिए तो हम लोग इसका एनालिसिस यही करेंगे कि लाइफलाइन यहाँ तक है, ये दिमाग में पहले डाल दो, 7 करोड़ की यूज़ नहीं करते, और करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड था क्वेश्चंस, मतलब जो 25 लाख 50 लाख का क्वेश्चंस मतलब उसमें इस टाइम में उस टाइम 2011 में था, तो अभी वो नहीं है। पर्सनैलिटी मतलब जो भी फेमस पर्सनैलिटी, जैसे गांधी जी के बारे में भी सवाल बनते हैं बहुत सारे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे ही सवाल बनते रहते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में तो आपको पूरे के पूरे डिटेल्स होने चाहिए, या कोई किताब उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे आत्मचरित्र भी पढ़ना चाहिए, ताकि उनसे भी हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो चलो हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचे दोस्तों, आपने सब्र रखा मेरे लिए, सुना इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमन ने किस भारतीय गेंदबाज की बॉलिंग पर 1 रन लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना 125 शतक पूरा किया था। कितना डेप्थ और कितना मतलब कठिन सवाल है दोस्तों, कौन याद रखेगा, आप ही देखो 125 शतक, वो भी डॉन ब्रैडमन का, और 1 रन लेकर पूरा किया था। लास्ट बॉलर का नाम कौन याद रखेगा दोस्तों, पर यह सवाल था क्योंकि जो अपने 7 करोड़ जितवा देगा वो आपको, तो इतनी तो जानकारी रखनी पड़ेगी ना दोस्तों, तो थोड़ा हार्ड तो बनता है ये सवाल। तो देखो लाइफलाइन तो ख़त्म हो गई थी उनकी, क्योंकि और वो जिस तरह से मुस्कराए थे सनोज जी, तो अमिताभ जी को लगा था कि उन्हें आंसर पता है, पर वो लोग पता नहीं सनोज जी किस तरह से मुस्कराए, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट के पीछे राज रहता है कि रह चुका था पहले क्वेश्चंस को देख कर कि उन्हें आता है तो यूज करता है, इसलिए अमिताभ भी को लगा आता है, पर नहीं, उन्होंने क्विट कर दिया गेम यहाँ पे, क्योंकि इसका सही आंसर बाद में बता दिया, गूगल चंद किशन चंद थे, और सनोज जी ने कोमांदो रंगाचारी सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एनालिसिस की बात यह है कि स्पोर्ट्स सेक्टर मतलब सचिन तेंदुलकर जी, फिर सौरव गांगुली, फिर हमारे जो भी इम्पोर्टेंस प्लेयर है, वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट प्लेयर हो, जो भी विराट कोहली, तो आईपीएल भी आया है अभी, तो उनके बारे में ना हमें पूरा डेप्थ में जानना चाहिए। स्पोर्ट्स सेक्टर क्रिकेट क्योंकि यहाँ पे तो फुटबॉल वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं चलता, तो क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी रखनी चाहिए। इस सवाल से तो ये पता चलता है दोस्तों। और 2011 में क्या पूछा था, विच कॉलोनियल पावर एंडेड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया बाय सेलिंग द राइट्स ऑफ द निकोबार आइलैंड टू द ब्रिटिश ऑन October 16,
1868। तो दोस्तों इसका जवाब तो आपको तो ब्रिटिश आए थे 1600 में। मतलब ये तो पूरा का पूरा हमें याद रहता है ब्रिटिश के आने जाने में। फिर 1962 में फिर पोर्तुगीज़ भी गए थे, वो भी हमें पता रहता है। फ्रांस, पौंडीचेरी, ये मतलब पूरा पता रहता है। पर डेनमार्क उन्होंने सही सवाल 5 करोड़ का था दोस्तों। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा डेनमार्क रिलेटेड, क्योंकि देखो यहाँ पे सुशील जी को कन्फ्यूजन ये था क्योंकि इटली तो आई नहीं, फ्रांस तो गया नहीं। उनकी यही टैगलाइन थी, इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इटली आया नहीं, फ्रांस गया, तो बचे क्या दो, बेल्जियम और डेनमार्क। तो उन्हें बेल्जियम भी लगता था या कंफर्म नहीं थे, पर डेनमार्क पे वो श्योर थे पहले से। पर उन्होंने डबल डिप तब लाइफलाइन यूज़ कर सकते तो डबल डिप ले लिया। तो 2 ऑप्शन चले गए। कौन से गए थे दोस्तों? तो उस टाइम में बेल्जियम और फ्रांस चले गए थे और इटली और डेनमार्क शायद रह गए थे। तो डेनमार्क उन्होंने चूज़ कर लिया था दोस्तों। तो देखो, और ये था आज का बहुत ही बढ़िया सेशन। चलो कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट दिखते हैं कि इसके बाद सुशील जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, सनू जी भी क्या कर रहे हो, तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी कहा और क्या करते। तो दोस्तों जैसा उन्होंने केबीसी में कहा था कि मैं बच्चों के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ही गरीब घर के थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो वो अभी बच्चों को पढ़ा रहे, दिल्ली में भी है और अच्छे तरह से। वो देखो ये DNA ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिया था तो मैंने वहाँ से उठा लिया। दोस्तों देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए मुझे प्लीज़। और अगर कुछ गलती से कुछ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन भी गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आगे वाले लेक्चर्स में सुधार कर लूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अपना टाइम कीमती समय दे दिया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।